हेलो फ्रेंड्स, बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से हमारी बन्ना जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तब से सीरियल जो है थोड़ी सीरियस हो गई है। और अभी तो खैर ये कीमो के लिए हॉस्पिटल में बन्ना जी आई हुई हैं, और उनके सामने में जो पेशेंट हैं वो भी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हैं। हालांकि उनका भी ऑपरेशन हो चुका है और आज वो एडमिट हुई हैं अपने अंतिम कीमो के लिए। तो वो वंदना जी से और राजेश जी से अपने बीमारी के बारे में बताती हैं कि उन्हें किस तरीके से कैंसर हुआ और किस स्टेज में पता चला, किस प्रकार से उनका इलाज हुआ और उनके इलाज में किस किस तरह की परेशानी आई और किस तरह से उनके बेटे ने क्या क्या किया। ये सारी बातें वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही हैं। फिर वो ये भी बताती हैं कि जब कीमो होता है तो कितना दर्द होता है। मैं 2-3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, फिर मेरी तो उम्र भी ज़्यादा है। और उसके बाद इन सारी बातों को सुन के बन्ना जी के अंदर थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन फिर भी वो सुनती हैं। और क्योंकि वो अपनी एक्सपीरियंस बांट रही है, उसके बाद चूंकि वो बन्ना जी से ज़्यादा उम्र की हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी उम्र के हिसाब से बोलती हैं बन्ना जी से कि कहीं ना कहीं हमारे देश में महिलाएं जो हैं अपने बॉडी के प्रति सीरियस नहीं रहती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं यही कहूँगी कि 40 के बाद हमारे देश में हर महिला को अपने प्रति सीरियस होना चाहिए। उन्हें यूट्रस और ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों कैंसर से बचाव के लिए कुछ खास प्रकार के जो चेकअप होते हैं वो ज़रूर करवाना चाहिए। भले ही उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कुछ भी स्पॉट ना दिखाई दे, किसी भी प्रकार का कोई अनुभव ना हो, तो भी उन्हें करवाना चाहिए। अभी उनकी ये बातें उनसे हो ही रही है, तभी सिस्टर आ जाती है और बन्ना जी से कहती हैं कि आपकी कीमो का टाइम हो चुका है, प्लीज़ मैम आप जो है ना अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह उतार दें और मेरे साथ चलिए। अब यहाँ पे बन्ना जी जो हैं थोड़ा-सा उनको घबराहट हो रही है, फिर भी उनकी जो सामने वाली पेशेंट है उन्हें कहती हैं, ब्रेवली जाओ और कीमो करवा के आओ, कुछ भी नहीं होगा। कहीं न कहीं वो जो सामने पेशेंट हैं, जो महिला हैं, वो वंदना को काफ़ी हिम्मत देती हैं। और उसके बाद वंदना जो है अपने ऑर्नामेंट्स जो हैं वो खोलना चाहती है, लेकिन फिर वो महिला जो है थोड़ा उसको टोकती हैं और 2-4 बात कीमो से रिलेटेड और बताती हैं, जिसको कि सुनने के बाद कहीं न कहीं राजेश वागले को थोड़ी-सी फिर से परेशानी लगती है। लेकिन फिर वो अपने मन को थाम लेते हैं और वंदना को कहते हैं नहीं चलो। और उसके बाद वंदना जो है अपने सारे ऑर्नामेंट्स राजेश जी को यानी कि राजेश वागले को उतार के देती हैं। और दोनों के ही चेहरे पे ज़बरदस्त घबराहट है, राजेश वागले के भी चेहरे पे और खुद बन्ना जी के भी चेहरे पे घबराहट है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐसी हिम्मत रखी हुई है ताकि उनके पति और जो बच्चे हैं वो किसी तरह से हर्ट ना हो। उन्हें लगे कि मेरी मम्मी बहुत हिम्मत के साथ पहले कीमो के लिए जा रही है। और अब इधर गार्डन में देखिए कि क्या हो रहा है। गार्डन में हमारे कविराज जोशीपुरा जी जो हैं वो बैठे हुए हैं और ना जाने क्या सोच रहे हैं। तभी वहाँ पे हर्षद आता है, तो वो ऐसे जोर से बोलता है कि वो घबरा जाते हैं। तो वो नाराज होके कहता है, अरे पंटर ये तूने क्या किया, तूने मेरे विचारों के सारे पंछियों को उड़ा दिया। तो वो घबरा जाता है हर्षद कि अरे कहाँ थे पंछी और मैंने क्या उड़ा दिया। तो वो बोलता है कि मैं अपनी परम पूज्य वंदना भाभी के लिए कुछ कविताएं लिख रहा था। वो अपने पहले कीमो के लिए जाने वाली हैं और मैं चाहता हूँ कि जब वो अपना पहला कीमो करवा के आए, तो मैं जब उनसे मिलने जाऊँ तो मैं उनके सामने अपनी कुछ ऐसी कविताओं की प्रस्तुति दूँ कि वंदना भाभी खुश हो जाए। और उसके बाद वो हर्षद को कुछ कविताओं के शब्द, कुछ छंद आदि सुनाता है। तो हर्षद बोर हो जाता है और तब तक वहाँ पे तिवारी भी आता है कुछ काम से। और दोनों को ही फिर हाँ, जोशीपुरा जी जो है कविता सुनाने लगते हैं। तो दोनों के दोनों बोर होके वहाँ से सीधा भाग जाते हैं। अब इधर फिर से एक बार हॉस्पिटल का सीन है कि हॉस्पिटल में वो जो पेशेंट थी उनका बेटा बैठा हुआ है और वो राजेश वागले जी से बात करता है। तो बात बात में पैसों की बात निकल आती है कि वो किस तरह से अपनी माँ का इलाज करवाया, कहाँ से उसने मदद ली। तो ये सब में वो
किसी एक फाउंडेशन का नाम बताता है जो कि काफ़ी हेल्प करती है, और उसने वहीं से मनी इरेज किया, यानी कि एक फ़ंड बनाया और उससे अपनी माँ का इलाज करवाया। तो ये बातें राजेश वागले सुनते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उस फाउंडेशन के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अदर तुरंत वहाँ पर आता है और कहता है कि अंकल, पापा तो नहीं लिए, लेकिन क्या आप मुझे उस फाउंडेशन का एड्रेस दे सकते हैं, यानी कि फ़ोन नंबर और एड्रेस दे सकते हैं। तो वो व्यक्ति फ़ोन नंबर और एड्रेस अदर को लिखवा देता है। अब इधर ज्योति जी जो हैं वो वंदना भाभी से मिलने के लिए आती हैं, चूँकि वंदना पहला कीमो करवा के घर आ चुकी है, और वो बोलती है कि वंदना भाभी, ये प्रेसिडेंट का पोस्ट मुझसे संभाला नहीं जाएगा, रोज़ एक नई समस्या आती है, मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊँगी, इसके लिए आप ही सही हैं। तो उसके बाद वंदना फिर कहती है कि मैं अभी तक कैंसर से नहीं हारी हूँ, देखिए ज्योति भाभी कि मैं अभी कीमो करवा के भी आई हूँ, और आप एक पोस्ट से हार गई, वो भी इतने अच्छे पोस्ट से जहाँ कि आप कुछ कर सकती हैं। यानी कि वंदना जी के इस समझाने पर फिर से ज्योति कहती है कि मैं नहीं हारूंगी और मैं प्रेसिडेंट के चेयर पे बनी रहूंगी। अब इधर फिर शुरू होता है राजेश वागले जी का किस्सा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजेश वागले वंदना की इस बीमारी के इलाज में जो काफ़ी खर्च हो रहा है, उसके लिए वो कई जगह से लोन वगैरह लिए हैं, जिसके कारण कि उन्हें काफ़ी टेंशन रहता है। और इस वक्त भी किसी का फ़ोन आया है, यानी कि मैसेज आया है, जिसे वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उन्हें टेंशन तो होती है, और तभी वहाँ पे वंदना आती है और पूछती है कि किसका मैसेज था, किसका फ़ोन था। तो वो बातों को टाल जाते हैं। उसके बाद वंदना जो है वो कुछ कहती है यहाँ पे, और उसके बाद वो फील करती है कि वो फिजिकली उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आफ्टर कीमो कहीं ना कहीं वंदना जी खुद को रिलैक्स नहीं पा रही हैं, कभी उन्हें कंधे में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है। फिर भी वो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आके बैठती हैं, तभी वहाँ पे सखी आके कहती है कि मम्मी, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है, आप एक बार बात कर लीजिए। तो वो कहती है कि सखी, मैं अभी ऑर्डर नहीं ले सकती हूँ। फिर भी सखी फ़ोन देती है और वंदना जी फ़ोन पे बात करती हैं, लेकिन वो ये नहीं कहती हैं कि मैं कैटरिंग का ऑर्डर ले रही हूँ। वो यही कहती हैं उस पार्टी से कि ठीक है, मैंने जान लिया कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मैं कुछ देर के बाद फिर आपको इधर से फ़ोन करके बताऊंगी। उसके बाद सखी कहती है कि मम्मी, आपने कैटरिंग को दोबारा शुरू करने के लिए इतनी मेहनत की है, आप क्यों नहीं ले रही हैं? 100 लोगों का ऑर्डर है, बड़ा पैसा भी मिलेगा। तो इस पे वंदना जी कहती हैं कि कहीं ना कहीं कीमो के बाद मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रह रहा है, और मैं इतना बड़ा ऑर्डर लेके फंसना नहीं चाहती हूँ। और तभी वहाँ पे आशा आती है और कहती है कि मैडम जी, मैं इस कीमो का कीमा बना दूंगी, इसने आपको कितना बीमार कर दिया है। यानी कि आशा यहाँ पे वंदना के साथ थोड़ी भावुकता दिखाती है और कीमो को कीमा बनाने की बात करती है। अब यहाँ पे फिर से वंदना जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो कुछ पीने का लाके दी है आशा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। वंदना जी को थोड़ा उल्टी जैसा लग रहा है, वोमिटिंग जैसा। वो बाथरूम में जाती हैं और नल चलाकर चेहरे को धोने लगती हैं। जब वो चेहरा धो रही होती हैं, तब भी उनका सर का दर्द नहीं जाता है। कुछ अजीब अजीब सा उनको लगता है। वो समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसा उनको क्यों लग रहा है, हालांकि वो जान रही हैं कि कीमो के बाद ऐसा लगता है। उसके बाद जैसे ही वो हाथ अपना चेक करती हैं, तो देखती हैं कि हाथ में ढेर सारा बाल आ गया है। अपने टूटते हुए बालों को देखकर वंदना जी काफ़ी घबरा जाती हैं, और आईने में वो देखती हैं कि उनके सर पर एक भी बाल नहीं है। अपना ये रूप देखने के बाद कहीं न कहीं अंदर से वंदना जी को रोना आता है अपने ऊपर। अब इधर राजेश वागले घर आते हैं, तो वो वंदना जी को आवाज़ देते हैं, लेकिन वंदना नहीं मिलती है। तो राजेश वागले सोचते हैं कि ये अच्छा मौका है, अभी मैं अपने उस साहूकार से बात कर लेता हूँ, जो बार-बार पैसे के लिए और सूद देने के लिए जो बात करता रहता है, हमेशा ब्याज माँगते रहता है। और वो अपने उस साहूकार से बात करते हैं, तो वो बात तो बड़े मीठे-मीठे तरीके से करता है, लेकिन राजेश वागले पे दबाव डालता है कि अब आप इस महीने 5,000 ब्याज नहीं, बल्कि 5700, यानी कि 5,700 ब्याज देंगे। 700 रुपया ज़्यादा ब्याज देने की बात सुनकर राजेश वागले को काफ़ी टेंशन होता है, और वो पूछता है कि आखिर 5,000 की जगह आप 700 ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? तो वो बोलता है कि आप भी तो 2 दिन के बाद पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो अब 2 दिन का तो ब्याज बढ़ जाएगा ना।
अब इतनी मुश्किल में राजेश वागले पड़ चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि उस साहूकार को वो क्या बोले, फिर भी वो चुप हो जाते। तभी उनकी नज़र वन्ना के तकिए पर जाती है। उन्हें लगता है कि ये क्या है, और वो पास जाके देखते हैं तो तकिया पर उन्हें ढेर सारा बाल गिरा हुआ दिखता है। उस बाल को देख के वो घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये कीमो के बाद वन्ना को बाल गिरने लगा है, और वो बच्चों से कहते हैं कि बेटा, ये देखो मम्मी का बाल गिर रहा है, कीमो के बाद बाल गिरता है और इतना ज़्यादा बाल गिर रहा है, हम लोग को मम्मी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद राजेश वागले जो हैं वो वन्ना को ढूंढते हैं, काफ़ी आवाज़ देते हैं, बच्चे भी आवाज़ देते हैं, लेकिन वन्ना जी की कहीं से आवाज़ नहीं आती है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वन्ना जी कहाँ गए। उसके बाद राजेश वागले कहते हैं कि जरा सा धक्कू भाई के यहाँ देखो, दादा दादी के पास देखो, और ये लोग सभी, राजेश वागले, सखी और अदर, यहाँ तक कि आशा भी, सभी मिलके वन्ना को ढूंढने लगते हैं। और शोर के सुन के वहाँ पे हर्षद और ज्योति भी आ जाते हैं, वो लोग भी ढूंढने लगते हैं। और धीरे धीरे करके सोसाइटी के कुछ और लोग, यानी कि बगल से दक्कू जी भी आ जाते हैं, यामिनी जी भी आ जाती हैं, और सखी के जो दादा दादी हैं यानी कि राधिका जी और श्रीनिवास जी भी आ जाते हैं, विद्या और मनोज भी आ जाते हैं, और सभी सोचते हैं कि आखिर वन्ना गई तो कहाँ गई, कहीं नहीं मिल रही, ना किसी के घर पे है। तभी धीरे से बाथरूम से आवाज़ आता है कि तुम लोग हल्ला मत करो, मैं यहाँ हूँ। अब सभी सोच नहीं पाते हैं कि आखिर बाथरूम के अंदर से क्यों आवाज़ आ रही है वन्ना की। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और वन्ना जी सामने आती हैं। वो सिर में कपड़ा बांधी हुई हैं, कलर स्कार्फ बांधी हुई हैं। तो देख के उन्हें इस रूप में सभी को अजीब सा ताज्जुब होता है कि वन्ना ऐसी। तभी वन्ना जो है वो अपने सिर से स्कार्फ को हटाती हैं, और उनके सर पर एक भी बाल नहीं देखकर राजेश वागले जो है शॉक्ड हो जाते हैं, सखी शॉक्ड हो जाती है, गुनगुन, यहाँ तक कि विद्या, मनोज जो भी वहाँ पे हैं वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। जानना चाहते हैं लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा। राजेश वागले की जो स्थिति दिखाई गई है काफ़ी ख़राब है। सखी सिर झुका लिए, उसे भी नहीं आ रहा है कि मम्मा का अचानक से पूरा का पूरा बाल कैसे गिर सकता है। अदर भी हैरान है। अब यहाँ पे हैरान तो सभी हैं, और सबको हैरान देख के खुद वंदना कहती है कि मुझे मालूम था, जिस तरह से मेरा बाल गिर रहा था पहले कीमो के बाद, मुझे समझ में आ गया था कि बाकी सारे कीमो के बाद मेरा थोड़ा भी बाल नहीं बचेगा। और मुझे पता था कि एक दिन मुझे ये फेस करना ही है, एक दिन मेरे सारे बाल चले ही जाएंगे। तो मैंने अपने उस डर को एक ही बार, पूरे बाल को हटा के मैंने एक ही बार अपने डर को मार दिया। अब बन्ना जी की इस बात को सुन के वहाँ पे सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि बन्ना जी ने फिर एक बार बड़ी हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है। अब कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साहूकार अपने पैसों के लिए किस तरह से राजेश वागले को परेशान कर रहा है, और कीमो के बाद अपने बाल को हटाने के बाद किस तरह से वन्ना जी को फील कर रही हैं, और बच्चे क्या क्या अपनी मम्मी के लिए सोच रहे हैं, पापा के लिए सोच रहे हैं। यानी कि ये पूरी फैमिली स्टोरी बहुत अच्छे से अभी चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वागले की दुनिया में मेरे साथ बने रहिए और आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।